नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके CGPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बाकी CGPSC में जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आपका जो CGPSC मेंस का एसे वाला पेपर है या पेपर 5 में जो इकोनॉमी का सेक्शन है, वहाँ इस बार का बजट पूछ सकता है। इसके अलावा व्यापम जो अलग अलग परीक्षाएँ लेती है, उसमें भी बजट से संबंधित 2-3 सवाल आते हैं, इसलिए आप बने रहिएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल गवर्नमेंट की पत्रिका है ना, जनमन, उसका जो फरवरी का अंक था उसमें बजट के बारे में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया, तो हम उसी पत्रिका से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी से सवाल आते हैं जनरली। मेरा नाम राजन तिवारी है। देखिए, पहला चीज़ तो वही है कि बजट कब प्रस्तुत हुआ, तो ये हुआ है 9 फरवरी 2024 को, 9/2/24। ठीक, 9/2/11 जैसे बोलते हैं ना, वैसे 9/2/24। ये हमारी जो नवगठित सरकार जो अभी गठित हुई है उसका पहला बजट है, और इसको प्रस्तुत करने वाले हैं श्री OP चौधरी जी, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि ये पहली बार हुआ है कि हमारे राज्य में वित्त मंत्री कोई अलग व्यक्ति बना है मुख्यमंत्री से। मतलब अभी तक क्या होता था, जो मुख्यमंत्री रहते थे वही वित्त मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार लेते थे और वही बजट पेश करते थे, मतलब मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते थे, ये बोल सकते हैं। पहली बार श्री OP चौधरी, जो कि वित्त मंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने बजट पेश किया है। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो यह है अमृतकाल के नींव का बजट। अमृतकाल आप सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है। इसके अलावा इसमें जो ब्रीफकेस है, उसमें अभी हम लोग आगे देखेंगे उसकी फ़ोटो भी, उसमें जनजाति कला बनी हुई है, खासकर ढोकरा कला बनी है, और उसमें जो फ़ोटो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भारत माता की है और छत्तीसगढ़ महतारी की है। इसके अलावा उसके पीछे ग्रेट CG लिखा हुआ है। बताइए, याद करिए, आप लोग तो पढ़े होंगे ना बजट। ग्रेट CG का फुल फॉर्म बताइए, G से क्या है, R से क्या है, E से, A से, T से, याद करिए, मैं बताऊंगा ही। इसके अलावा इसको पहला पेपरलेस डिजिटल बजट बोला गया है, मतलब इसमें पेपर का यूज़ नहीं हुआ है, डिजिटल आया है। अब ये देखिए, छत्तीसगढ़ बजट 24-25 जनमन पत्रिका है। बजट का आकार कितना है, तो 1.475 लाख करोड़ ये बजट का आकार है। सबसे पहले हम ये जो मेजर चीज़ है, देखिए, बजट को ना 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ में बांटा गया है। अगर आप ऐसे लिखने वाले हैं तो ये 10 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। पहला है ज्ञान, अभी इसका भी बताइए। ज्ञान मतलब G से है गरीब, Y से है युवा, A से है अन्नदाता और N से है नारी। समझ रहे? ज्ञान मतलब G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता किसान और N से नारी। तो ये 4 लोग हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु हैं। तो पहला जो स्तंभ है वो यही है। दूसरा स्तंभ क्या है? तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। मतलब हमको क्या करना है? रिफॉर्म लाना है और तीव्र आर्थिक विकास लेके आना है। तीसरा स्तंभ है तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना। आपको पता होगा 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक राजस्व होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय मतलब ऐसा व्यय जिससे कोई ना संसाधन बनता है, जैसे आप स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, तो ये होना। चौथा पॉइंट है, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, मतलब जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित इस्तेमाल होना। 5वां है अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर, मतलब जो सर्विस सेक्टर है ना, हमारे 3 सेक्टर होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, तो सेवा पे जोर देना। 6ठा है सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना, मतलब एक तो होता है सरकारी निवेश जो सरकार खर्च करती है, दूसरा है जो निजी लोग खर्च करते हैं, तो निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। 7वां पॉइंट है बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो। ऐसा आरोप लगाया जाता है जनरली छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कि वो केवल जो हमारा मैदानी इलाका है ना उसी पे ध्यान देती है, बस्तर सरगुजा की ओर ध्यान नहीं देती, तो उसके बाद है। 8वें पॉइंट में डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट्स, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन करना, गाँवों की ओर देखना। 9वां पॉइंट है जो हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति है उसका विकास करना। और 10वां पॉइंट है केवल बात नहीं करना, क्रियान्वयन को भी महत्व देना, मतलब क्रियान्वित करना जो भी चीज़ें हैं। देखिए, अब कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे जो हम लोग पढ़े कि 9 फरवरी 2024-25 का बजट पेश किया गया 1.47 लाख करोड़ का, 1 4 7 5, 1 में 3 जोड़ो 4, 4 में 3 जोड़ो 7,
फिर 2 घटाओ 5, 1 4 7 5 लाख करोड़ का बजट किया गया। ज्ञान तो आप देखे लिए। जी से कौन है? गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। इसके अलावा हमारा क्या है ना कि देखिए यहाँ पे पढ़िए, समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक, मतलब अभी आने वाला है ना 1 नवंबर 2024, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। 1 नवंबर हमारा स्थापना दिवस है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। और हम अगले 5 साल में राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दुगना करके कितना ले जाएंगे? 10 लाख करोड़। ये सवाल पीटी में आ सकता है, वनडे में आराम से आ सकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा लक्ष्य है 10 लाख करोड़ करना अपनी जीएसडीपी को। ठीक, इसके अलावा अन्य चीज़ें क्या है? पहली चीज़, इस बजट में ना कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, मतलब जो भी कर की दर है उनको बढ़ाया नहीं गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जब ऐसे लिखेंगे ना तो ये रख लीजिएगा कि इसमें क्या है, राम राज्य जो मॉडल है ना सुशासन का, उसको लागू करने की कोशिश की गई है। जो तुलसीदास जी ने राम राज्य की बात की है वो हमारे बजट में भी लागू करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि 2047 तक भारत एट 2047 जो लक्ष्य है हमारा, उसी लक्ष्य को छत्तीसगढ़ भी अपना पूरा करना चाह रहा है। और छत्तीसगढ़ भी चाहता है कि 47 तक हम भी एक विकसित राज्य बने। पहला डिजिटल बजट है, जैसा मैंने बताया। ये कुछ सवाल आ सकते हैं आपको। ये तो पहला आ सकता है कि पहला डिजिटल बजट है कि नहीं। दूसरा आ सकता है कि ये जो बैग आपको दिख रहा है ना, ये सुप्रसिद्ध ढोकरा शिल्प को समेटे हुए है। ढोकरा शिल्प आप पढ़े होंगे, तो वो है। और ढोकरा शिल्प के बारे में एक सवाल और आ सकता है कि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ढोकरा शिल्प की कलाकृति भेंट की थी। तो ये बिल्कुल सवाल आ सकता है कि किनको ढोकरा शिल्प की कलाकृति भेंट की। इसके अलावा इसमें देखिए छत्तीसगढ़ महतारी की फ़ोटो है और दूसरे तरफ भारत माता की फ़ोटो है। ये भारत माता है, ये छत्तीसगढ़ महतारी है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ शासन के लोगों में धान की बाली है। छत्तीसगढ़ शासन का लोगो है जिसमें धान की बाली है, तो आपको पता ही होगा, जिससे ये पता चलता है कि ये किसान हितैषी सरकार है। और छत्तीसगढ़ के मैप को स्वर्णिम रूप से दर्शाया गया है। ये आपका मैप है और नीचे लिखा है अमृतकाल के नींव का बजट। ठीक, अगली चीज़ क्या है कि बजट में ना स्वॉट एनालिसिस किया गया। स्वॉट मतलब होता है SWOT। SWOT मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके सामने थ्रेट्स क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं। तो सरकार के पास भी छत्तीसगढ़ के सामने क्या क्या स्ट्रेंथ है हमारी, क्या क्या हमारी कमियां हैं, क्या क्या हमारे सामने अवसर हैं और क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा ब्रीफ केस के पीछे मैं आपको बोला था ना ग्रेड CG लिखा है। अब ग्रेड से बताइए, G से है गारंटी, ठीक, R से है रिफॉर्म, E से है इकोनॉमिक ग्रोथ, A से है अचीवमेंट, T से है टेक्नोलॉजी, ठीक, CG का है गुड गवर्नेंस। ठीक, तो ग्रेट CG मतलब गारंटी, रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस टाइप की चीज़ें आपको कोट करना है ऐसे में भी। ऐसे आप बोल रहे थे ना कि कैसे चालू कर सकते हैं, तो ये 2-3 कर सकते हैं। जैसे बच्चन साहब की आप यूज़ कर सकते हैं, किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात तो दिया जलाना कब मना है। वाजपेयी जी की आप लिख सकते हो कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। यही चीज़ दीनदयाल उपाध्याय भी बोले हैं। केदार परिहार की कविता आप लिख सकते हो, मर के देवलोक झन जाते हो, कन्हू जन्म जन पाते हो, कहूँ जन्म जन पाते हो, छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते हूँ। मतलब छत्तीसगढ़ को छाँव करने के लिए मैं खुद छानी बन जाता। तो इस टाइप की कविता आप शुरू कर सकते हैं। ये आप दिखा सकते हैं कि बढ़ कैसे रहा है बजट। जैसे एक तो जब हम बने थे तो हमारा बजट था 5705, अब ये बढ़ते गया है। पूरा तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी का लिख सकते हैं कि पिछले साल था 121500 और इस साल है 147500। ये करोड़ रुपए की राशि है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और है कि हमारा तकनीक पे फोकस है। जैसे जो भारत नेट परियोजना है उसके लिए 66 करोड़ रुपए है, PM वाणी प्रोजेक्ट है 37 करोड़ रुपए है, अटल डैशबोर्ड 5 करोड़ रुपए है। तो आपसे सवाल ना ऐसा आ सकता है मेन सेंस में कि तकनीक के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। तो ये योजनाओं का नाम आप कम से कम याद रखिए।
भारत नेट परियोजना, पीएम वाड़ी योजना, अटल डैशबोर्ड योजना। इसके अलावा 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए कितना प्रावधान है? 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको दो तीन जो मेजर योजनाएं हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बड़ी योजना है, तो इसके लिए लगभग आप लिख सकते हैं 8,000 करोड़, महतारी वंदन लगभग 3,000 करोड़, और कृषक उन्नति योजना लगभग 10,000 करोड़। ये 8, 3 और 10 इनको याद रखिएगा। इसी टाइप के फैक्ट याद रखना है। कई लोग सोचते हैं कि हमको पूरा रटना है, पूरा मत रटिए, 8,369 उतना मत करिए, लगभग 8,000 लिख लीजिए और 18 लाख घर करीब लिख दीजिए। तो इससे आपका आंसर ना थोड़ा अच्छा हो जाता है। और इसी टाइप के फैक्ट कुछ याद रखिए और उसी को बार बार यूज़ करते रहिए। अगली जो बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके 10 स्तंभ हैं। तो 10 पिलर्स हैं, 10 स्तंभों पे हमारा बजट टिका हुआ है। पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है ज्ञान। ठीक, ज्ञान है, ये हमारे आर्थिक विकास का बिंदु है। ज्ञान हम लोग पहले पढ़े कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास पे काम। और नेल्सन मंडेला आप यूज़ कर सकते हैं कि किसी देश को तबाह करने के लिए बारूद और मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर दो, परीक्षा में भ्रष्टाचार ले आओ तो देश बर्बाद हो जाएगा। मतलब मिसाइल से बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई बर्बाद कर दो। तो ये पहला हमारा ज्ञान हो गया। दूसरा पिलर क्या है आपका? दूसरा पिलर है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। मतलब हमको क्या करना है? तकनीक के आधार पर रिफॉर्म करना है और प्रदेश में सुशासन लाना है। इसमें क्या क्या हम लाएंगे? एआई हो गया, तकनीक से क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, इनको बढ़ावा देंगे। और जो छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस है, इसकी स्थापना की गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये है आपका तकनीक के लिए। तीसरा पिलर क्या है? अधिकाधिक पूंजीगत व्यय अर्थात कैपेक्स को बढ़ाना है। मतलब कि जो पूंजीगत व्यय है, जिससे सही में राज्य का विकास होता है, जिससे हम कोई नवीन अधोसंरचना बनाते हैं, उसको बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय में 100 रुपये की वृद्धि से जीडीपी में 247 रुपये की वृद्धि होती है। देखिए, एक होता है राजस्व व्यय, मतलब आप कर्मचारियों को तनख्वाह दे दिए, पेंशन दे दिए, उससे कोई जीडीपी में वृद्धि नहीं होना है ना। लेकिन अगर आप पूंजीगत व्यय करते हैं, मतलब कि आप सड़क बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, इससे अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं ना सड़क अड़क बनाने में, तो जीडीपी में 247 रुपये की वृद्धि होती है। तो कैपेक्स में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि की गई है। इस टाइप के डाटा आपको लिखना है। चौथा पिलर प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल का है। एक तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए और उसका न्यायपूर्ण वितरण करिए। फिर पांचवा पिलर है अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में नई संभावनाओं पर जोर। जो हमारा सेवा क्षेत्र है ना, सर्विस सेक्टर, उस पर जैसे इको टूरिज्म हो गया। ठीक, कई ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं ना जहाँ इको टूरिज्म हो सकता है। हेल्थ डेस्टिनेशन हो गए कि आके आप योग करिए, पंचकर्म कराइए। वेडिंग डेस्टिनेशन हो गए, बिजनेस टूरिज्म हो गया, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। तो अगर सवाल आया ना, ये सब आप इसलिए भी ध्यान रखिए कि कोई भी सवाल आया तो ये सब आप यूज़ करिए। सेवा में क्या क्या कर सकते हैं हम? टूरिज्म पे कर सकते हैं, हेल्थ डेस्टिनेशन बना सकते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन बना सकते हैं। भाई गोवा ही क्यों जाए डेस्टिनेशन वेडिंग करने, छत्तीसगढ़ भी तो आ सकते हैं। बिजनेस टूरिज्म हो सकता है, बिजनेस वाले आए घूमें। कॉन्फ्रेंस कराना है तो छत्तीसगढ़ आए। आईटी सेक्टर की स्थापना, ये सब सेवा सेक्टर है। फिर छठवां पिलर सरकार की सारी क्षमताओं के साथ ही निजी निवेश को सुनिश्चित कराना है। निजी निवेश को सुनिश्चित कराना का मतलब क्या है कि केवल सरकार निवेश ना करे, हम निजी निवेश भी करें। तो रेड टेपिज्म जो था ना, पहले लाल फीताशाही था, उससे हटा के हम रेड कारपेट वेलकम करेंगे। मतलब जो निजी क्षेत्र हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनका वेलकम करें ना, क्योंकि केवल सरकार तो सब कुछ कर नहीं सकती। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होगी। मतलब सरकार का हस्तक्षेप कम हो, गवर्नेंस ज़्यादा हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े कि हमारे यहाँ के लोग अच्छे से बिजनेस कर सके, ईज़ ऑफ लिविंग हो, सिंगल विंडो प्रणाली हो। सिंगल विंडो मतलब एक ही जगह आके पूरा जो निजी लोग हैं उनका काम हो जाए निवेश करने के लिए। अभी तक क्या है कि आप यहाँ आए, फिर वहाँ से परमिशन लो, वहाँ से लो, थक जाते हैं वो, फिर यहाँ नहीं आते। ऑनलाइन परमिशन हो, मिनिमम परमिशन हो। तो ये सब सवाल भी आ सकते हैं कि निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये पूरे पॉइंट हैं।
पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सहयोग हम करेंगे, उसको अपनाएंगे। 7वां पिलर क्या है, बस्तर और सरगुजा की ओर देखो। उनमें देखने का मतलब क्या है, एक तो एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना कि वहाँ आपकी फ़्लाइट चलें, इको टूरिज़्म, वहाँ ऐसी ऐसी जगह है ना बहुत सारी, जसपुर तरफ देख लीजिए, बस्तर तरफ देख लीजिए, तो टूरिज़्म को हम बढ़ाएं। नेचुरोपैथी जो आयुर्वेद की एक वो बोलेंगे एक सब फील्ड है कि नेचर के पास रह के आप अपना इलाज कराइए, उसके लिए काम हो। बस्तर में जो लघु वनोपज हैं उनका प्रसंस्करण हो, सरगुजा में उद्यानिकी के लिए काम हो, मछली पालन की संभावना पे काम हो, तो ये सब होना चाहिए। 8वां पिलर है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट्स पे काम। जैसे नवा रायपुर में प्लग एंड प्ले मॉडल पर आईटी आधारित रोजगार सृजन होगा। मतलब एक आप यहाँ पे बना देंगे और उसी के चारों तरफ वो बनेंगे, उद्योग बनेंगे। नवा रायपुर पे लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये वनडे में सीधे सीधे आएंगे कि लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा, तो नया रायपुर में। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट कैपिटल रीजन दुर्ग में। विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन, हेल्थ डेस्टिनेशन, इन पे विकसित किया जाएगा। अब भाई हम दूसरे जगह क्यों घूमने जाएं एजुकेशनल के लिए, बेंगलोर ही क्यों जाते हैं आईटी के लिए, बेंगलोर का नाम ही क्यों है, रायपुर का भी हो सकता है। औद्योगिक जिलों का भी विकास होगा, कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास होगा, इसकी बात है। 9वां पिलर है छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास, हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी बोली, भाषा, तीज त्योहार, साहित्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 10वां पिलर है क्रियान्वयन का महत्व, मतलब प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य कर हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। देखिए ये सब तो अच्छी बात है बोलने के लिए, लेकिन अगर आप जब तक उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो 10वां पिलर उसको क्रियान्वित करने के बारे में। अगली चीज़ है जीएसडीपी वृद्धि। तो वित्त वर्ष 22-23 में जीएसडीपी स्थिर मूल्य में करीब थी 302,118 करोड़ रुपए, जो अभी 23-24 में 321,946 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मतलब कितनी वृद्धि की संभावना है, 6.56। और वित्त वर्ष 23-24 में जीएसडीपी वृद्धि प्रचलित मूल्य पर 8.93% दर के साथ 505,887 रुपये होने का अनुमान है। मतलब प्रचलित मूल्य पे 8.93 और स्थिर मूल्य पे 6.56। ये आपका एक कंपैरिजन भी है कि 6.56 छत्तीसगढ़ का और भारत का है 7.32। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह यूज़ होगा कि क्या हमारी जीएसडीपी वृद्धि दर है स्थिर भाव पे 6.56। ठीक, अगली चीज़ है आर्थिक स्थिति क्षेत्रीय वृद्धि। अगर हम देखें तो देखिए छत्तीसगढ़ की कृषि में है 3.23, जो कि भारत से ज़्यादा है। भारत की 1.82 है, हमारी 3.23% है। उद्योग हमारा 7.13 है, भारत का 7.93 है। और सेवा हमारा 5.02 है, भारत का 7.72 है। इसीलिए वो जो सेवा का एक था ना कि सेवा को बढ़ावा देंगे, देखिए बाकी इसमें तो हम ज़्यादा ही हैं भारत से, इसमें बस पास ही पास हैं, ज़्यादा नहीं अंतर है, 0.8 का अंतर है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर है ना, 2% से भी ज़्यादा, 2.5% का अंतर है। तो इसीलिए हम लोग सेवा क्षेत्र पे फोकस करने की बात कर रहे हैं। ये क्षेत्र भी आप ध्यान रखिएगा, खासकर हमारा कितना है ये तो याद रखिएगा ही। इसके अलावा है जो क्षेत्रीय योगदान, मतलब 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। तो छत्तीसगढ़ में कृषि है 15.32%, भारत का क्या है 14.41%। हमारे यहाँ उद्योग ज़्यादा है, हमारे यहाँ उद्योग है 53.50%, भारत का है 30.97%। और सेवा है हमारा 31.19%, भारत का है 54.62%। मतलब अगर आप बस अंतर ये है भारत और छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ का ना उद्योग ज़्यादा है 53, उसके बाद हमारा सेवा है और उसके बाद फिर कृषि है। भारत में सेवा ज़्यादा है फर्स्ट में, भारत सरकार का फर्स्ट सेवा है, सेकंड आपका उद्योग है और थर्ड आपका कृषि है। तो ये परसेंट याद रखिएगा, 15, 53 और 31, 153153। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ना आपका मेंस वाला पेपर, उसमें है कि क्षेत्रीय योगदान के बारे में लिखिए। तो आप ये एग्जैक्ट लिख देंगे ना तो नंबर मिल जाएगा आपको। फिर अगला डाटा है प्रति व्यक्ति आय के बारे में, जो वित्त वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय है 147,361। ठीक,
1,47,361 रुपये। भारत की है 1,85,854 रुपये, मतलब भारत की हमसे बहुत ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी ये 1,47,361, 1,47,361, और हमारी वृद्धि दर अभी हम पढ़े थे 7.31% है, भारत की 7.9% है। हमारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 है, जिसमें हम 2028 तक जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखें, और हमारे 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ हैं जिनकी हम बात किए। हमारी अभी जीएसडीपी लगभग 5 लाख करोड़ है, उसको हम 28 तक बोल रहे हैं दुगना कर देंगे, 10 लाख करोड़ कर देंगे, और ये प्रति व्यक्ति आय, आप ध्यान रखिए। कुछ जो बेसिक फैक्ट हैं, पहला है जो हम लोग अभी आगे पढ़े कि 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिलाओं को पोषित, सशक्त और आत्मनिर्भर बना, जैसे महतारी वंदन योजना 2 नंबर का है ना, तो आप ये जो 3 शब्द है ना, पोषित, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये ध्यान रखिए। इसके लिए 12,000 रुपये की सहायता है। कृषक उन्नति योजना जो है, जो अभी आप एमएसपी बढ़ाए, उसके लिए उसमें राज्य के 24.72 लाख से अधिक किसान हैं लाभान्वित होने वाले, और 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन है, जिसमें 4,500 करोड़ का प्रावधान है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4,000 प्रति मानक से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये से बढ़ाकर अभी 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए, मतलब अब इनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेशवासियों को रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपए। देखिए, बजट में फैक्ट अगर पूछा तो यही सब आएगा। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की क्रियान्वयन। राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाई गई। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, मतलब इन्वेस्टमेंट हो, निजी निवेश बढ़े। और 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना के लिए 5 करोड़। अब आपको बताना है 5 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं, बताइए। महामाया मंदिर है, बमलेश्वरी मंदिर है, और कौन से बताइए, एक ऊपर है, कमेंट में बताइएगा, ठीक। ये आ सकता है आपके में। फिर है राज्य की राजकोषीय स्थिति। देखिए, इसमें क्या क्या है कि बजट में कोई कर नया नहीं लिया गया है, फिर भी हमारा राजस्व 22% बढ़ने का अनुमान है। ये आपको लिखना है कि भाई राजस्व बढ़ने का अनुमान है करीब 22%, जबकि हम कोई नया कर नहीं जोड़े। राज्य का जो शुद्ध राजकोषीय घाटा है वो 16,296 करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी का 2.90% है। मतलब राजकोषीय घाटा जो शुद्ध है वो करीब 2.90% है। राजस्व आधिक्य की स्थिति है हमारा 1,060 करोड़, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता ये बहुत नहीं रहता और कहीं, हमारे यहाँ राजस्व आधिक्य है। हमारे यहाँ राजस्व ज़्यादा मिलता है और खर्च कम होता है, राजस्व व्यय कम होता है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय 22,300 करोड़ अनुमानित है, जो कुल बजट का 15% और पिछले वर्ष के बजट से 20% अधिक है। अभी हम बोले ना कि अब हम पूंजीगत व्यय पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए, 2 व्यय होते हैं, एक पूंजीगत, एक राजस्व। पूंजीगत मतलब ऐसा व्यय जिससे पूंजी बने, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, जैसे सड़क बनाओगे, अस्पताल बनाओगे, स्कूल बनाओगे, क्या बोलेंगे आप, अच्छे वो बनाएंगे, सरकारी पटरी बिछाएंगे, तो ये पूंजीगत व्यय है। तो उसमें उस पे एक हमारे जो स्तंभ है 10 स्तंभ, उनमें एक ये भी है कि पूंजीगत व्यय को सरकार बढ़ाएगी। तो कुल बजट का ये 15% है और पिछले साल से 20% ज़्यादा है। अब देखिए, ये देखिए आप, जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं हमारी, छत्तीसगढ़ 14% और भारत 19%, ठीक। इसमें क्या है कि कितनी वृद्धि हुई पिछले साल से, तो राजस्व प्राप्तियों में हमारे यहाँ 14% की वृद्धि हुई, भारत में 19% की हुई। राजस्व व्यय में हमारे यहाँ 4% वृद्धि हुई, भारत की 22% हुई। कुल व्यय में हमारे यहाँ 6% वृद्धि हुई, भारत की 21% हुई। पूंजीगत व्यय में हमारे यहाँ 9% वृद्धि हुई, यहाँ 20% हुई। जीडीपी में हमारी 10% हुई, भारत की 11% हुई। ये अपने को ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 24-25 की प्राप्तियां अगर आप बात करेंगे तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं 15% और 85% हैं आय प्राप्तियां, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर व्यय देखोगे तो ये आपका है, ये जो ऑरेंज टाइप का है, 1,24,840
ये राजस्व व्यय है, 22,300 ये पूंजीगत व्यय है। इसी को बढ़ाने की बात हो रही कि भाई इसको बढ़ाओ आप, और 306 जो है ये ऋण और अग्रिम है, ये आपको ध्यान। ये चित्र और आप एक ध्यान रखिए कि कितना विभागों को आवंटन हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत में ध्यान रखिए, मतलब कितना, ये जो प्रतिशत है ना, पिछले वर्ष से कितना प्रतिशत बढ़ा। जैसे मान लीजिए पिछले साल इसको 100 रुपये मिला होगा, इस साल 110 रुपये मिला, तो इसमें 10% वृद्धि हुई। और ये करोड़ रुपए, जैसे 21,000 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग को मिला, 17,500 करोड़ रुपए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को मिला, और इसमें 70% की वृद्धि। पिछले बार वो थे ना आपके TS सिंहदेव जी थे, तो फंड नहीं मिल रहा है करके बोलते थे ना, तो अब मिलने लगा है। अगला कृषि विभाग को 13,500 करोड़ मिला, 33% की वृद्धि हुई। 8,000 करोड़ लोक निर्माण विभाग को मिला, 8,000 करोड़ ऊर्जा विभाग को मिला, 7,500 गृह विभाग को मिला, 7,500 लोक स्वास्थ्य को मिला, 6,000 नगरीय प्रशासन को मिला, 5,500 महिला बाल विकास को मिला। यहाँ तो 112% की वृद्धि। फिर लोक स्वास्थ्य को 5,000 करोड़ मिला, यहाँ 97% की वृद्धि। और 1,580 करोड़ खनिज विभाग को मिला, यहाँ 80% की वृद्धि। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी है, तो इसकी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है प्रमुख योजनाओं को। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि कुछ कुछ डाटा याद रखिएगा। जैसे कृषक उन्नति योजना में कितना खर्च हुआ, 10,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना में 8369, 8.5 लगभग लिख देना। जल जीवन में 4,500। हायर सेकेंडरी स्कूल 4,000 लगभग। 5 HP कृषि के लिए 3,500। खाद्यान्न योजना 3,400 करोड़। महतारी वंदना 3,000। स्वास्थ्य मिशन 1,820। वीर नहर आयुष्मान स्वास्थ्य 1,526। अमृत मिशन 700। ग्राम सड़क 840। रामलला दर्शन 35 करोड़। दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर 500 करोड़। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ 5 करोड़। राज्य राजधानी 5 करोड़। शक्तिपीठ 5 करोड़। पूरा याद नहीं रखना है, बस ये मैं आपको बता दिया कि भाई जो बेसिक है ना, कभी कभी लिखने में आप यूज़ कर सकते हो मेंस में, और प्री में 1-2 को ही आ सकते हैं। आगे की चीज़ ना बहुत फैक्चुअल है, लेकिन क्योंकि जनमन में दी है तो थोड़ा तो ज़रूरी है। तो आपको जो मन हो ना वो आप देखते जाइएगा। ये मैं PDF भी डाल दूंगा, जनमन आपके पास होगी भी, मैं डाल भी दूंगा टेलीग्राम चैनल में। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं मार्क करा देता हूँ। जैसे एक ही आवास योजना खूब चल रही, तो इसका डाटा याद रख लेना, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है 8369। और मनरेगा आपके सिलेबस में है तो उसका याद रखना 2788। बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। महिला बाल विकास में ये 3,000 करोड़। महतारी वंदन योजना, ये ध्यान रखिएगा, बाकी दिक्कत नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में ये योजनाएं ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे जैसे आपके सवाल आ गया ना शिक्षा क्षेत्र में क्या किया गया, तो बस्तर विश्वविद्यालय में 20 नवीन शिक्षण विभाग आए। सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण की स्थापना की गई। आजीविका उत्कृष्टता केंद्र बना। साइंस सिटी बनी। एस्ट्रो पार्क बना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये नया काम हुआ है। कृषि क्षेत्र में फसल बीमा योजना है, बागवानी योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना है, चिराग योजना है, सब कृषि क्षेत्र की है। और आपको क्या याद रखना है कि नई परागण योजना एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर जसपुर, नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय रायगढ़ एवं सूरजपुर में बना है। नवीन कृषि महाविद्यालय मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में को मिला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बलरामपुर में बना है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में देखिए सब अलग अलग करोड़ रुपए है, ध्यान रखिएगा। मतलब नहीं ध्यान रखना है इसको, बस थोड़ा सा देख लेना एक बार। खेल एवं युवा कल्याण, ये आ सकता है ऐसे में कि छत्तीसगढ़ सरकार खेल युवा कल्याण पर्यटन के लिए क्या करती है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, खेल अकादमी, खेलकूद प्रतियोगिता, युवा रत्न सम्मान, महिला खेलकूद, मॉडर्न स्पोर्ट्स, राज्य युवा उत्सव, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, श्री राम दर्शन, शक्तिपीठ योजना, आदिवासी परिषद का गठन। ये बताइएगा कमेंट में क्या है। महत्वपूर्ण अभिलेखों का डिजिटलीकरण, गोंडी भाषा के प्रोत्साहन हेतु सॉफ्टवेयर, मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना। ये आपके ऐसे में ना यूज़ हो सकते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऊर्जा क्षेत्र, ये बस है कि कृषि पंपों का ऊर्जीकरण। घरेलू उपभोक्ताओं को ना 50% राहत है, हाफ बिजली बिल अभी भी है। 670 करोड़ सौर सुजला योजना के लिए, ये तो आपको पता होगा। अधोसंरचना में 1,080 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए है। तो ग्रामीण सड़क, कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लाइन बन रही, ये कहीं पे आप यूज़ कर सकते हो। केंद्रीय सड़क निधि है, 349 पुल हैं, 18 रेलवे ओवरब्रिज हैं। इंडियन रोड कांग्रेस वार्षिक सत्र।
तो इनका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, चाहोगे तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। तो ये सब क्षेत्र हैं जिनका सरकार बार बार जिक्र कर रही कि ये हम काम किए हैं। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, ये सब में काम आएगा, आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी आएगा, इंटरव्यू में भी बजट से पूछते हैं। और आप एक छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं तो आपको अपने बजट के बारे में जानकारी पता ही रहना चाहिए। आप बोलेंगे तो एक आध वीडियो हम लोग और ले आएंगे जिसमें केवल मेन फैक्ट रखेंगे जो आपको याद करना है। ये एक सरकारी जो डाटा है वो एक बार में बता दिया कि भाई इतना पता रहना चाहिए जनरली। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कैसे याद करना है, इसके अलावा क्या क्या छोड़ सकते हैं वो चीज़ वैसे मैं बता दिया हूँ। फिर से एक आध वीडियो हम ले आएंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।